तो स्टडी विथ नॉलेज में आपका स्वागत है। आज यूटेरिया का जो वॉल्यूम नंबर 2 है उसका प्रैक्टिस सेट 4 कराने जा रहे हैं डिस्कशन। जो अभी जो 1275 वैकेंसी निकला है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने कब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था? तो कब फेंके थे? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में ये फेंके थे 8 अप्रैल 1929 को। ये सही है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रार्थना समाज की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग, देवेंद्रनाथ ठाकुर और एमजी रानाडे ने मिलकर की थी, यानी कि इसका सब सही है। और वहीं पूछ दे कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, किस मुगल शासक के शासनकाल में संगीत पर पाबंदी लगा दी गई थी? तो संगीत पर पाबंदी लगा दी गई थी तो यह था औरंगजेब। इनका शासनकाल कब से कब मना जाता है? तो 1658 से लेकर 1707 तक मानते हैं, क्योंकि संगीत पर पाबंद लगा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 4, लाल किला स्थित हीरा महल को किसके द्वारा बनवाया गया था? तो हीरा महल किसके द्वारा बनवाया गया था? तो बहादुर शाह जफर के द्वारा बनाया गया था हीरा महल। क्वेश्चन नंबर 5, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान लड़ा गया था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान लड़ा गया था? तो यह वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान लड़ा गया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर कब इसका एथी कब था? तो 1780 से 84 में लड़ा गया था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? तो यह मंगलोर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ, मंगलोर की संधि के द्वारा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि थे? तो मद्रास। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम के संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की गई थी। किसके सहयोग के द्वारा? तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा 1906 में की गई थी। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उसमें भारत के गवर्नर लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे। क्वेश्चन नंबर 7, किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहकर संबोधित किया था? तो राष्ट्रीय विद्रोह कहकर किसने संबोधित किया था? तो डिजरायली ने किया था राष्ट्रीय विद्रोह। और वहीं भारत का स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो भारत का स्वतंत्रता संग्राम बीडी सावरकर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सही सुमेलित नहीं है? तो अहोम विद्रोह का नेतृत्व गोमधर कुंवर ने किया था, ये सही है। उसके बाद खासी विद्रोह का नेतृत्व तीरथ सिंह, ये भी सही है। नील विद्रोह का नेतृत्व दिगंबर, ये भी नील विद्रोह का ये भी सही है। ताना भगत का अली मुस्लियार नहीं है, यह ताना भगत आंदोलन कब हुआ था? तो 1914 में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो जतरा भगत ने किया था। तो यानी कि डी गलत है, तो ये सही होगा। वहीं पूछ देखिए, अली मुस्लियार किस आंदोलन का नेतृत्व किए थे? तो मोपला विद्रोह हुआ था 1920 से 22 के बीच। कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। इसका नेतृत्व अली मुस्लियार ने किया था। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ से किस प्रकार के घरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो किस प्रकार के घर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वर्गाकार एवं आयताकार दोनों प्रकार के घर के अवशेष प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 10, वैदिक साहित्य के अनुसार निम्न में कौन गलत है? तो वैदिक साहित्य के अनुसार ब्राह्मण की उत्पत्ति पुरुष के कान से हुई है, तो यही गलत है, क्योंकि ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से हुआ है।
ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से हुआ है। क्षत्रिय की उत्पत्ति पुरुष के भुजाओं से, तो ये सही है। वैश्य की उत्पत्ति पुरुष की जांघों से हुए हैं और शूद्र के उत्पत्ति पुरुष के पैर से हुआ है। तो इसका आंसर होगा ए, गलत है। तो 10 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 11, अशोक ने अपने क्षेत्रों में सामाजिक समस्या को हल करने हेतु किससे नियुक्त किया था? सामाजिक समस्या को हल करने के अशोक किससे नियुक्त किया था? तो धर्म महामात्र के नियुक्ति किए थे अशोक ने। अब वहीं पूछे कि समाहर्ता, समाहर्ता किसे अशोक ने किसके लिए था? राजस्व से संबंधित अधिकारी होते थे समाहर्ता। क्वेश्चन नंबर 12, हाल के दिनों में चर्चा में रहा संगोल भारत के किस प्राचीन साम्राज्य से जुड़ा है? तो संगोल किस प्राचीन साम्राज्य से जुड़ा है? तो चोल वंश से जुड़ा है। ये चोल का प्रतीक माना जाता है। जो हाल ही में जो संसद भवन का उद्घाटन हुआ है तो उसमें संगोल का चर्चा था। क्वेश्चन नंबर 13, ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस राज्य का विलय किया गया था? तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस राज्य का विलय किया गया था? हैदराबाद में। ये कब किया गया था? तो 1948 में ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद का विलय किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, स्वाली का युद्ध अंग्रेज एवं किसके मध्य हुआ था? तो स्वाली का युद्ध अंग्रेज और पुर्तगाली के बीच हुआ था। यह कब हुआ था? तो 1612 ईस्वी में यह अंग्रेज और पुर्तगालियों के मध्य एक कौन था? नौसैनिक युद्ध था। क्वेश्चन नंबर 15, जालियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव के रूप में निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई थी? तो जालियांवाला बाग कौन सी घटना घटित हुई थी? तो हंटर आयोग, इसकी जांच के लिए हंटर आयोग गठित थे। हंटर आयोग का गठन कब हुआ था? तो यह 1919 में हुआ था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन बैठा था। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सही सुमेलित नहीं है? तो गोदावरी का यह मूसी नहीं है। मूसी किसकी सहायक नदी है? मूसी कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा की ये सहायक नदी है। और गोदावरी का पेन गंगा इंद्रावती प्राणहिता मंजीरा होता है। जबकि महानदी का मंदा ये सही है। कृष्णा का मालप्रभा ये भी सही है। और कावेरी का हेमावती ये भी सही है। तो इसका आंसर गलत कौन है? ए, 16 का ए। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? तो कौन पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? तो ऋतु परिवर्तन पृथ्वी का घूर्णन प्रभाव नहीं होता है, यह परिक्रमण प्रभाव होता है। और जबकि पवन का विक्षोभ यह पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा होता है। कोरियोलिस बल ये पृथ्वी के घूर्णन के होता है। और दिन रात होना पृथ्वी के घूर्णन प्रभाव का कारण। घूर्णन को परिभ्रमण भी कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, खमसीन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पौन है? तो खमसीन किस देश के स्थानीय पौन है? तो यह मिस्र की स्थानीय पौन है। और वहीं पूछे अर्जेंटीना का स्थानीय पौन कौन है? तो जोंडा अर्जेंटीना के स्थानीय पौन है। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व वन क्षेत्र में से किस एक का फैलाव की प्रतिशत सर्वाधिक है? किसका फैलाव प्रतिशत सर्वाधिक है? तो वर्तमान समय में देखा जाए तो शीतोष्ण शंकुधारी वन का फैलाव सबसे अधिक है। यह मुख्य अक्षांशों पर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो बृहत हिमालय एवं पीर पंजाल हिमालय के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही मिलान पश्चिम से पूर्व क्रम में पहचानिए। तो पश्चिम से पूर्व क्रम पर देखिए, शिवकिला कौन सा राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है। नाथुला सिक्किम में है। अलीपुलेख आपका कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो क्या कह रहा है कि पश्चिम से पूर्व की ओर सजाना है। तो पहला आ जाएगा हिमाचल प्रदेश, उसके बाद लिपुलेख कहाँ है? उत्तराखंड में है। उसके बाद नाथुला कहाँ है? सिक्किम में है। और बोमडिला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो 1 4 2 3 सी सही है। तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 22, 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से
किसे पृथक करता है? तो 10 डिग्री चैनल या अंडमान को निकोबार से पृथक करता है 10 डिग्री चैनल। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास किया करते थे? तो ऋतु प्रवास कौन सी जाति किया करते थे? तो यह भूटिया जनजाति जो है ऋतु प्रवास किया करते थे। भूटिया जनजाति किस राज्य की है? तो यह सिक्किम की है। सिक्किम की जनजाति हैं जो ऋतु प्रवास का है कि ये मुख्यतः पहाड़ों पर रहते हैं, ऊंचे पहाड़ों पर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, आम्र वर्षा संबंधित है। तो आम्र वर्षा किससे संबंधित है? तो आम की फसल से। यह कहाँ होता है? तो यह केरल और कर्नाटक के तट पर होता है। यह फसलों के लिए अत्यधिक लाभकारी होता है कि आम के फसलों के लिए यह बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न तूफानों के फलस्वरूप अप्रैल माह में यह होता है। इससे आम की बारे में पेड़ की टूटी नहीं होती हैं। यह आम की फसल के लिए अच्छी और उपयोगी वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 25, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए उड़द बोया जाता है जिससे भूमि की उर्वरता बढ़ सके, विभिन्न प्रकार की खेती किए जा सके। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है? तो कौन सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है? तो अंतिम वस्तु की बिक्री सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है, यानी कि जीडीपी में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 27, पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती हैं, नियम संबंधित है। पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती हैं किस नियम से? तो JBC का बाजार नियम से। ये सही है, JBC के बाजार नियम से। यह नियम वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय दोनों पर लागू होता है, JBC बाजार नियम। क्वेश्चन नंबर 28, खुसरो समिति का संबंध किससे है? खुसरो समिति तो यह है कृषि शाख से हैं। वही पूछ दे कि मल्होत्रा समिति, तो मल्होत्रा समिति बीमा सुधार से है। अब भंडारी समिति पूछ दे तो ग्रामीण बैंक की संरचना से है। और महाजन समिति तो महाजन चीनी उद्योग से है। महाजन समिति किससे है? तो महाजन समिति चीनी उद्योग से है। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय रिजर्व बैंक में शाख नियंत्रण के तरीकों में कौन शामिल है? तो शाख नियंत्रण के तरीकों में बैंक नीति दर भी शामिल है, नैतिक प्रभाव की नीति भी शामिल है, खुले बाजार की क्रिया ये भी शामिल, यानी कि सभी इनमें से सभी शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 30, गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित लकड़वाला समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित की थी? तो अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित की थी? तो 1993 में प्रकाशित की थी। जबकि यह गठन कब हुआ था इसका? तो 1989 में गठन किया गया था और 93 में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। क्वेश्चन नंबर 31, अधिकार परीक्षा उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार नहीं, अपीलीय क्षेत्राधिकार नहीं, प्रशासनिक क्षेत्राधिकार इससे भी नहीं, इसमें से कोई नहीं, डी सही होगा। किसके अंतर्गत आता है? तो यह अधिकार परीक्षा रीट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। अधिकार परीक्षा उच्च न्यायालय के रीट क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 32, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो उपराष्ट्रपति पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो ये सही है। उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार प्राप्त है, ये सही नहीं है, यही आंसर यानी कि बी होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति, ये भी सही है। और उपराष्ट्रपति बनने हेतु 35 वर्ष के, ये भी सही, यानी कि इसका बी नंबर सही नहीं। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि ये ना तो लोकसभा के सदस्य होते हैं और ना राज्यसभा के सदस्य होते हैं, इसलिए इनके अधिकार नहीं है मत देने का। क्वेश्चन नंबर 33, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत धन का समान वितरण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो धन का समान वितरण आर्टिकल 39 के ख में वर्णित है, धन का समान वितरण। और वहीं पूछ दे कि अनुच्छेद 39 के घ के अंतर्गत सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, 39 के घ के लिए और 39 के ग के लिए तो यह है
आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत धन और उत्पादन के साधनों का जनसाधारण के विरुद्ध संकेंद्रण न हो। अनुच्छेद 39 के ग। क्वेश्चन नंबर 34, तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता को कितने तरीके से प्राप्त किया जा सकता है? तो भारतीय नागरिकता को 5 तरह से प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि सी सही होगा। जन्म से, वंश परंपरा द्वारा, देशीकरण के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा और भूमि विस्तार के द्वारा, ये 5 तरीके से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 35, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संघ और राज्य के बीच शक्ति विभाजन की अवधारणा किससे लिया गया है? तो यह कनाडा से लिया गया है। ए सही होगा। कनाडा से और भी लिया गया है, संघीय व्यवस्था भी लिया गया है, अवशिष्ट शक्तियाँ भी लिया गया है, राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया भी लिया गया है और सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्यायिक निर्णय भी लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36, श्रमिक संघ एवं फौजदारी किस सूची के विषय हैं? तो श्रमिक संघ और फौजदारी समवर्ती सूची के विषय है। क्वेश्चन नंबर 37, किस अनुच्छेद के तहत भारत के महान्यवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है? तो भारत के महान्यवादी का वोट देने का अधिकार अनुच्छेद 88 के द्वारा नहीं दिया गया है, क्योंकि यह किसी भी न लोकसभा न राज्यसभा किसी के सदस्य नहीं होते हैं, तो यह इसलिए इसको महान्यवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को शपथ इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष के शपथ नहीं होता है, क्योंकि वो राज्यसभा क्योंकि वे के सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, वह लोकसभा अध्यक्ष के रूप में नहीं लेते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 39, वर्तमान में केंद्रीय निर्वाचन आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या 3 है, एक अध्यक्ष है और 2 सदस्य हैं। यह कब किया गया था? तो यह हुए थे 1993 में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हुए थे 1993 में। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों का कौन सा वरीयता क्रम गलत है? तो कौन सा वरीयता क्रम गलत है? तो उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, ये सही है। लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, राजदूत, ये भी सही है। उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, लोकसभा, ये भी सही है। इनमें से कोई नहीं, डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, येलो बुक किस देश की सरकारी दस्तावेज है? येलो बुक, तो येलो बुक आपकी फ्रांस की सरकारी दस्तावेज है। वहीं पूछ दे कि ग्रीन बुक किसकी है? तो यह इटली प्लस ईरान किसका है? तो ग्रीन बुक का है। अब वहीं पूछ दे कि ऑरेंज बुक किसका है? तो ऑरेंज बुक है आपको नीदरलैंड का है। और ग्रे बुक किसका है? तो ग्रे बुक बेल्जियम और जापान का है ग्रे बुक। क्वेश्चन नंबर 42, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना के समय कितने देशों के प्रतिनिधियों ने अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? तो कितने देश के प्रतिनिधियों ने? तो इसकी स्थापना कर तो 50 देश के प्रतिनिधियों ने इसकी हस्ताक्षर किए थे, लेकिन उसी समय एक और देश शामिल हुआ था, जो इसका नाम था पोलैंड, 51वां सदस्य बना था। वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना पूछ दे कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 43, वायुसेना के पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो वायुसेना के पश्चिमी कमान का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 44, राधा रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो राधा रेड्डी का संबंध कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से है, बी सही है। अब वहीं कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से और व्यक्ति यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भी कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से है, और राजा रेड्डी का भी संबंध कुचिपुड़ी से है, और वेदांतम सत्यनारायणम ये भी कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से है। क्वेश्चन नंबर 45, द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग पुस्तक के लिए किस वर्ष अरुंधति राय को मान बुकर अवार्ड दिया गया था? द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग के लिए कब इनको दिया गया था? तो 86 में नहीं, 89 में इसमें नहीं, 96 में इसमें से
कोई नहीं। देखो कब दिया गया था पुरस्कार, तो 1997 में दिया गया था। वहीं पूछ दे कि मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 1969 में मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 46, पाखल वन जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पाखल वन जीव अभयारण्य भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित है। पाखल वन जीव अभयारण्य भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47, रेड डाटा बुक का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? रेड डाटा बुक का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो रेड डाटा बुक का प्रकाशन 1964 में किया गया था। यह पशु पक्षियों के बारे में जानकारी देता है जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। इसे 1994 में इसका प्रथम प्रकाशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48, जैव विविधता में परिवर्तन होता है। तो जैव विविधता में परिवर्तन होता है भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। तो जब भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ेंगे तो जैव विविधता में परिवर्तन अधिक देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अधिक तापमान, अधिक अनुकूल जलवायु और सर्वाधिक वर्षा होते हैं। और यहाँ पर पादप प्राणियों का विकास अनुकूल दशा में बहुत अधिक मात्रा में होता है, इसलिए जैव विविधता परिवर्तन भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ने पर अधिक होता है। ये सही है। क्वेश्चन नंबर 49, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होता है। तो पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव कब वृद्धि होगा? जब कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जब पर्यावरण में CO2 की मात्रा जब वृद्धि होने लगेगा तो ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ने लगेगा। और ग्रीन हाउस प्रभाव के कौन कौन से गैस हैं? तो पहला आ जाएगा जलवाष्प, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड ये तो होबे करेगा। उसके बाद आ जाएगा मीथेन, CH4 होता है। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड होता है और CFC होता है, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलिखित नहीं है? तो जयमंडल आरक्षित क्षेत्र और राज्य, तो सिमलीपाल यह उड़ीसा में है, सही है। नोकरेक मेघालय में, ये भी सही है। अगस्तमलाई केरल में, ये भी सही है। कंचनगंगा हिमाचल प्रदेश में नहीं है, यही गलत है। यह कहाँ है कंचनगंगा? तो यह सिक्किम में है, तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, हृदय मांसपेशियों को कहते हैं। तो हृदय मांसपेशियों कहते हैं मायोकार्डियम कहते हैं। मायोकार्डियम हृदय मांसपेशियों को कहते हैं। मायोकार्डियम हृदय मांसपेशियों के दीवारों को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, तो क्वेश्चन नंबर 52 होता है प्रोपियोसेप्टिव न्यूरोमक्यूलर फैसिलिटेशन माने PNF तकनीकी संबंधित है, किससे हैं? तो यह है शरीर का लचीलापन से है। PNF का संबंध किससे है? तो शरीर के लचीलापन प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? तो वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, तो ए तो विटामिन घुलनशील है, C भी घुलनशील है और D भी घुलनशील है, जबकि B और C दोनों वसा में घुलनशील नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 54, मानव शरीर की अस्थियां किस आधार पर वर्गीकृत की जाती हैं? तो मानव शरीर की अस्थियां परिणाम एवं आकार के आधार पर वर्गीकृत की जाती है, इसका आंसर C होगा। तो वहीं वयस्क में मनुष्य के हड्डियों में कितना होता है? 206, और वहीं जब नवजात शिशु होता है तो इसको स्वाभाविक 275 से 300 हड्डियां मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, कौन सा ऊतक शरीर का संरक्षण का कार्य करता है? तो कौन सा ऊतक शरीर का संरक्षण का कार्य करता है? एपिथेलियम ऊतक शरीर के संरक्षण का कार्य करता है। और वहीं संयोजिक ऊतक कर दे तो यह क्या करता है? तो यह शरीर के सभी ऊतकों एवं अंगों को आपस में जोड़ता है। और पेशीय ऊतक लंबी कोशिका का बना होता है, यह हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होता है पेशीय, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 56, पौधे में किस हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? तो किस हार्मोन के कारण प्रकाश की ओर झुक जाते हैं? तो ऑक्सिन हार्मोन के कारण प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। ऑक्सिन हार्मोन की खोज कब की गई थी? तो 1880 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? तो डार्विन के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 57, प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में सत्य इसमें कोशिका का विभाजन विखंडन एवं मुकुलन द्वारा होता है, इसका डी सही होगा। कोशिका विभाजन मुकुलन और विखंडन दोनों के द्वारा होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। क्वेश्चन नंबर 58, टेरिडोफाइटा
पौधे के उदाहरण है, टेरिडोफाइटा पौधे के उदाहरण है मार्सिलिया एवं फॉर्न, यानी कि इसका बी सही होगा, टेरिडोफाइटा के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 59, लाइपेज नामक एंजाइम का स्रोत है। तो लाइपेज नामक एंजाइम का स्रोत यकृत से नहीं, आमाशय से नहीं, हृदय से भी नहीं, इसमें से कोई नहीं, यानी कि इसका आंसर होगा डी। किससे है? तो अग्नाशय से होता है। लाइपेज नामक एंजाइम का स्राव किससे होता है? अग्नाशय से होता है। अग्नाशय से दो और हार्मोन निकलता है, ट्रिप्सिन और एमाइलेज और लाइपेज, यह अग्नाशय से निकलता है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। क्वेश्चन नंबर 60, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं, शैवाल और कवक से बनने से लाइकेन बनता है, इसे कहते हैं सहजीविता। सहजीविता है शैवाल और कवक। और वहीं परजीविता किसको कहते हैं? ये एक जाति को लाभ तो होता है, दूसरी जाति को हानि होता है, इसे परजीविता कहते हैं, परजीविता कहते हैं। इसका उदाहरण कौन है? अमरवेल है, अमरवेल है। वहीं सहभोगिता का उदाहरण क्या होता है? एक जाति को लाभ तो दूसरे को अप्रभावित रहता है, ना लाभ होता है ना हानि होता है, इसे कहते हैं सहभोगिता। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन सा एक अलौह धात्विक खनिज है? अलौह धात्विक खनिज है तो कौन? कोबाल्ट जो है एक अलौह धात्विक खनिज है, जबकि मैग्नीज, निकेल यह लौह धात्विक के खनिज होते हैं। अलौह धात्विक, जिस धात्विक खनिज में लोहा की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए अलौह धातु में बहुत जंग नहीं लगता है, बहुत कम लगता है। अलौह धातु जैसे कोबाल्ट, तांबा, जस्ता, सीसा और टीन उदाहरण होता है। क्वेश्चन नंबर 62, नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विलुप्त उत्पन्न करने के लिए साधारण प्रयोग किए जाने वाले तत्व। तो साधारण प्रयोग किए जाने वाले तत्व कौन है? तो इसमें यूरेनियम होगा। नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम का प्रयोग होता है, आपको थोरियम भी होता है, थोरियम होता है, उसके बाद प्लूटोनियम। तो यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम होता है, प्लूटोनियम होता है, तीनों मिलकर होता है नाभिकीय रिएक्टर में। क्वेश्चन नंबर 63, हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो कहलाते हैं। द्विबंध द्वारा जो जुड़े हो उसको कहते हैं एल्कीन। एल्केन एकल बंध द्वारा जुड़ा होता है, यह द्विबंध द्वारा एल्कीन जुड़ा होता है, जबकि एल्काइन त्रिबंध द्वारा जुड़ा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 बी। क्वेश्चन नंबर 64, सोना को घोला जा सकता है। तो सोना को घोला जा सकता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में सोना को घोला जा सकता है। इसको किसे? तो रॉयल वाटर के नाम से जानते हैं। किसको? इसको एक ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक, रॉयल वाटर। क्वेश्चन नंबर 65 होता है पीतल निम्न में से किसका मिश्रण है? तो पीतल किसका मिश्रण है? तो पीतल तांबा और जास्ता का मिश्रण होता है पीतल। इसमें इसका अनुपात, तो पीतल का अनुपात होता है 70% और जबकि जास्ता का अनुपात होता है 30%। क्वेश्चन नंबर 66, एक जेटा बराबर होता है। तो एक जेटा बराबर 10 के पावर 21 होता है। और वही पूछ दे कि 10 के पावर -24 किसके होता है? तो येक्टो कहते हैं 10 के पावर -24। जिप्टो कहते हैं किसके? 10 के पावर -21 को जिप्टो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करता है। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित किसको करता है? तो यह करता है अत्यधिक शुष्क मौसम के इंगित करता है, या आंधी या तूफान आने की संभावना, दिन साफ होने की संभावना। क्वेश्चन इसका आंसर होगा डी होगा। क्वेश्चन नंबर 68, निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है? तो निकट दृष्टि दोष किसके उपचार से किया? निकट के वस्तु लोग दिखता है जबकि दूर के वस्तु नहीं दिखता है, तो इसके लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 69, इंद्रधनुष डैश के कारण होता है। तो इंद्रधनुष किसके कारण होता है? तो परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। वहीं प्राथमिक इंद्रधनुष, इसमें क्या होता है कि 2 बार अपवर्तन होता है प्राथमिक इंद्रधनुष में और 1 बार परावर्तन होता है, जबकि द्वितीय इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन होता है द्वितीय इंद्रधनुष में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सही सुमेलित नहीं है? गति विषयक नियम न्यूटन ने दिया था। प्रकाश का अपवर्तन नियम यह न्यूटन ने नहीं, यह किसने दिया था? तो एस्नेल ने दिया था। तो यही क्वेश्चन गलत है, जबकि प्रकाश का व्यतिकरण थॉमसन यंग ये सही है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइजन ये भी सही है।
तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 71, केंद्रीय बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं, जिसे क्या नाम दिया गया? 7 प्राथमिकता अपनाई गई हैं जिसको नाम दिया गया सप्तर्षि। सप्तर्षि नाम दिया गया है, इसका आंसर होगा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 72, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमान लगाया गया है? तो राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9 अनुमान लगाया, ये सही है। वहीं राजस्व घाटा पूछ दे तो राजस्व घाटा आपका जीडीपी का 2.9 है, और वहीं प्रभावी राजस्व घाटा पूछ दे तो 1.7 है, और प्राथमिक घाटा पूछ दे तो 2.3% है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 73, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार में कितना मिलियन डॉलर आयात रहा? तो व्यापार में कितना मिलियन डॉलर आयात रहा? तो 551.7 बिलियन डॉलर आयात रहा, बी सही है। और वहीं निर्यात के पूछ दे तो यह 562.7 बिलियन डॉलर, जो इसके पिछले साल यानी कि 2022 में कितना था? 562.7 बिलियन डॉलर था। क्वेश्चन नंबर 74, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सबसे ज़्यादा एफडीआई किस क्षेत्र से आया? तो सबसे ज़्यादा एफडीआई किस क्षेत्र से आया, यानी कि कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर में सबसे ज़्यादा आया। उसके बाद सेवा क्षेत्र आता है, और उसके बाद व्यापार, यानी कि 1, 2 और थर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 75, जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार में किस जाति की संख्या सर्वाधिक है? तो यादव की जाति सर्वाधिक है। ये कितना है? तो 14.26% यादव की जनसंख्या है। क्वेश्चन नंबर 76, दिसंबर 2022 में भारत में चेन्नई तट पर आए मैड्रिस तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? तो मैड्रिस तूफान का नामकरण यूएई के द्वारा किया गया, इसका सी सही है। वही पूछ दिया जाए कि पश्चिम बंगाल और बंगाल में आए तूफान सीतरंग जो आया था तूफान, उसका नामकरण किसने किया था? तो थाईलैंड के द्वारा किया गया था। और वहीं आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के में एक आसानी चक्रवात आया था, जिसका नामकरण यह है श्रीलंका ने किया था। कौन सा? आसानी श्रीलंका और सीतरंग थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 77, G20 के शेरपा की पहली बैठक दिसंबर 2022 में कहाँ हुआ था? तो G20 शेरपा का बैठक उदयपुर में हुआ था, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 78, कोवैक्सीन नाम वैक्सीन के निर्माता कंपनी है। तो कोवैक्सीन नाम वैक्सीन के निर्माता कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसका बी सही है। और वहीं इनेकोवैक के निर्माता कंपनी का नाम क्या है? भारत बायोटेक। और वहीं पूछ दे कि कार्बोवैक्स किस निर्माता कंपनी का नाम है? तो बायोलॉजिकल ई लिमिटेड का है, कार्बोवैक्स है। क्वेश्चन नंबर 79, OneWeb India 2 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा कक्षा में प्रक्षेपित किया गया है? किस प्रक्षेपण यान के द्वारा? तो LV-M3 और M3 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया, ए इसका सही है। इसके कितने उपग्रह को? 36 उपग्रह को। तो यह 2 है, प्रथम के द्वारा भी 36 उपग्रह को, यानी कि टोटल 72 को उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत की गई थी? तो ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत की गई थी, तो यह किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सद्भावना शुरुआत की। यह कहाँ किया गया था? यह जम्मू कश्मीर के क्षेत्र, जम्मू कश्मीर और LOC के आसपास के क्षेत्रों में मदद के लिए किया गया था ऑपरेशन सद्भावना। क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्रफल वाले राज्य। तो सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्रफल वाले राज्य प्रथम आता है मध्य प्रदेश, और वहीं इसके बाद कौन आता है? दूसरा अरुणाचल प्रदेश आता है, तीसरा छत्तीसगढ़। तो ये इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 82, रंगनाथीतू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक में है। रंगनाथीतू पक्षी अभयारण्य कहाँ है? कर्नाटक में है। इसे रामसर स्थल भी इसे घोषित किया गया है, रंगनाथीतू को। क्वेश्चन नंबर 83, मैंग्रोव प्रजाति के लिए
एक जीन बैंक खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है मैंग्रोव प्रजाति के लिए? तो यह किसके द्वारा किया गया है? तो यह उड़ीसा के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 84, अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत ने किस देश के साथ किया है? तो किस देश के साथ किया है? तो मैक्सिको के साथ किया गया अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर समझौता। क्वेश्चन नंबर 85, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। ये सही है। और इसका सीईओ कौन है नीति आयोग का? तो BBR सुब्रमण्यम। अब वहीं पूछ दे कि अनिल कुमार लोहाटी रेलवे बोर्ड के सीईओ हैं अनिल कुमार लोहाटी। क्वेश्चन नंबर 86, शरद यादव जिनकी मृत्यु 12 जनवरी 2023 को हुई, इनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो शरद यादव वे 7 बार लोकसभा के सदस्य रहे, सही हैं। वे 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे, ये भी सही है। वे जनता दल यानी कि यूनाइटेड के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, ये भी सही। इनमें से सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 87, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन है? तो चौथा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 88, हाल ही में किस राज्य से संबंधित गमछा को GI टैग दिया गया? गमोचा को GI टैग दिया गया है, किस राज्य का है? तो यह असम राज्य का है। क्वेश्चन नंबर 89, फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिला को शामिल किया गया है? तो कितने भारतीय महिला को शामिल किया गया है? तो यह 6 भारतीय महिला को शामिल किया गया है, जिसमें निर्मला सीतारमण, रोशनी नादर मल्होत्रा, माधवी पुरी बुच्ची, शोभा मंडल, किरण मजूमदार शाह और फाल्गु नायर को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 90, वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पद्म विभूषण 6 को होगा। पद्म विभूषण कितने लोगों को? तो 9 लोगों को। पद्मश्री 91 लोगों को दिया गया, यानी कुल टोटल 106 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। तो इसका ए सही होगा 6। क्वेश्चन नंबर 91, 64वां रेमंड मैग्सेस पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? तो 64वां रेमंड मैग्सेस पुरस्कार के लिए सोथियारा छिम से इसको दिया गया है, बर्नाडेट जे मैड्रिड को इनको भी दिया गया है, तदासी हटोरी को इनको भी दिया गया है, यानी इसमें से सभी को दिया गया है। लेकिन 64वां रेमंड मैग्सेस पुरस्कार कितने व्यक्ति को? 4 व्यक्तियों को दिया गया था, एक इसमें नहीं है, गौरी बेनचेघिव को भी मिला था। क्वेश्चन नंबर 92, मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना कब का संबंध किस राज्य से है? तो मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार, तो यह है मध्य प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 93, परीक्षा संगम पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया? तो परीक्षा संगम पोर्टल यह CBSE के द्वारा जारी किया गया। यह पोर्टल 10वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए यह पंजीकरण, क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ संचार सुविधा, परीक्षा सामग्री और सभी प्रकार के रिजल्ट मुहैया कराएगा परीक्षा संगम पोर्टल CBSE के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 94, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन है? द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक किसने लिखा था? तो मेघनाद देसाई के द्वारा लिखा गया है। इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 95, भारत सरकार द्वारा पहला ठोस अवशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ठोस अवशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ? पुणे में स्थापित किया गया। अब क्वेश्चन नंबर 96 से लेकर सब मैथ और रीजनिंग है। तो 96 वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाएगा। तो कौन है? तो यह है 728 है। तो जब इसका एलसीएम लेंगे 16, 18, 20, तो इसका 720 एलसीएम आ जाएगा। और जब इसमें से 8 जोड़ देंगे यानी कि 728 हो जाएगा। तो जब इसको घटाएंगे तो 720 से इतना से विभाजित हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी।
क्वेश्चन नंबर 97, दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों को 55% मत मिले, वहीं कुल मत 15,200 हो तथा 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। तो ये अवैध मत कितना हुआ, तो 15,200 में 15% वैध हो गया, तो ये 85% वैध मत हुआ। तो इसका जब सॉल्व करेंगे तो 12,920 वैध मत हो गया, वैध मत हुआ, जिसमें से 12,920 वैध मतों में से अगर 55% निकाल दिया जाए, कितना, तो यह वैध मतों में से पहला उम्मीदवार को मिला था तो 7106 हो गया। 7106 में से 12,900 में से जब घटाया जाएगा तो 5,814 होगा, यानी कि आंसर इसका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 98, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के, तो 1 का क्यू कर दो प्लस 3 कर दो तो 4 आ जाएगा। 2 का क्यू प्लस 3 कर दो तो 2 का क्यू 8 हो जाएगा और 3 11 हो जाएगा, तो 2 नंबर। इसी तरह जब बढ़ते बढ़ते आएगा तो यहाँ पर आएगा तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ हुआ 5 का क्यू प्लस 3, यानी कि एक और क्यू बढ़ाते जाना है, उसमें 3 जोड़ देना है, तो हो जाएगा 5 का क्यू 125 आ 3 तो 128 हो जाएगा। वहीं 6 का क्यूब करेंगे तो 6 का क्यूब 216 प्लस 3, यानी कि 219, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 99, तो इसको चयन करना है, तो इसमें हो जाएगा 30 और 56 जोड़ के और 2 जोड़ेंगे तो यानी कि 86/2 और -1 कर देंगे, तो यानी कि 4 3 और -1 घटाएंगे तो 42 आ जाएगा। इसी प्रकार 12 प्लस 16 12+16/2 12 + 16/2 तो 28 28/2 -1 13 आ जाएगा। तो इसी प्रकार 20 और 42 जोड़कर जब 2 से भागा देंगे तो 62 62/2 और जब इसको 1 घटाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 100, एक बहुभुज का प्रत्येक बारह कोण 40 है, तो बहुभुज का भुजाओं की संख्या, तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या का 360 होता है, प्रत्येक 40 बार, तो 40 से भाग दे तो 4 9 36 9, इसका सी सही होगा। चलिए अगला सेट 5